अगर हम देखें गिफ्ट निफ्टी को, अगर आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से थोड़ा शेक होगा, क्योंकि 10 दिन की लगातार गिरावट निफ्टी में हो चली है और गिफ्ट निफ्टी आज फिर से 60-65 अंक नीचे खुलने के ही संकेत दे रहा है। और टैरिफ को लेकर जो ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं ना, वो परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। मतलब किसी दिशा में चीजें बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। अगर आप हर देश के साथ ये रिटेलिएटरी रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगाएंगे तो फिर बाकी देश भी फिर मजबूर होते हैं। फिर वो हो भी रहा है, जैसा कि चाइना ने कहा है कि वो भी लगाएंगे टैक्स। फिर देखते हैं कि आगे क्या माहौल बनता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट कतई ठीक नहीं है और एफआईज के जो आंकड़े आ रहे हैं वो लगातार बिकवाली के ही आ रहे हैं। तो इन आंकड़ों को कैसे समझें? क्या बाजार 10 दिनों की गिरावट के बाद आज थमने के संकेत दे सकता है? क्या 22,000 के आसपास एक ब्रीदर लेगा निफ्टी? यहां से हम रिवर्सल की उम्मीद करें या नहीं करें, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। दिल्ली स्टूडियो से हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, पहले एफआईज पर आते हैं। रोज की कहानी वही है, लगातार 90 सत्र में बिकवाली का आंकड़ा आया है। कल भी हमने देखा कि सेल के ही फिगर आए हैं। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं एफआईज के आंकड़ों को? नो चेंज इन होल्डिंग्स, ऑलरेडी सारी चीज़ें आपने मोटा मोटी रफ बता दी हैं और मेरे पास ऐसा नया भी नहीं है बताने के लिए कि एफआईज की क्यों बिकवाली चल रही है इंडिया के अंदर। बट हाँ, इतना है जैसे अभी डेरिवेटिव एक्सपायरी के अंदर कुछ चेंजेस किए गए और वो मंडे को कर दी जा रही है, वो अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए है ना। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है अपना कि भी आप थर्सडे को होता था, बीच में क्या है फ्राइडे का छुट्टी रहता है, फिर उसके बाद 2 दिन का छुट्टी, एक दिन फ्राइडे का काम होता है, फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो उसको थोड़ा सिमेट्री करने के लिए मेरे को लग रहा है मंडे वाला डिसीजन ठीक है। बट इससे क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा ट्रेडिंग में, मेरे को ऐसा कुछ खास समझ में आता नहीं है। ये तो सिर्फ इंटरनल पैटर्न है जिसको हम ठीक कर रहे हैं। एक्चुअली में हमको दवाई बाहर से चाहिए जो कि एफआईज की है, वो भी इस समय थोड़ा मार्केट्स के अंदर एब्सेंट है। और एफ&ओ के अंदर काफ़ी रेगुलेशंस किए गए हैं, एक रेगुलेशंस में से एक और भी है ये, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। बट ठीक है, जो भी है जो कर रहे हैं आप, वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ। बट लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एफआईज की होल्डिंग का ना होना इंडिया में है और इसको ल्योर करने के लिए 2 पार्टी सिस्टम है यहाँ पे, या 3 पार्टी सिस्टम मैं बोलूँगा। पहला एक है कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स। तो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स तो स्लेव है पूरी तरह से इकोनॉमी की और उनके अपने बिजनेस की डिमांड सप्लाई की, तो उसमें तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर भी नहीं पाएंगे, उनको टाइम लगेगा। दूसरा होता है जो एक रैंडम बड़ा स्टेप ले सकते हो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो एक बड़ा स्टेप ले सकती है, चाहे वो टैक्सेशन के फ्रंट पे ले, चाहे किसी और चीज़ के फ्रंट पे ले। और तीसरा हो सकता है कि आपकी और देशों के मुकाबले वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव हो जाए कि उनको झक मार के इंडिया में ही आना पड़े। तो वो भी अभी ऐसा नहीं है। तो अभी भी आप 20, 22, 21 के पी पे चल रहे हो, अभी आप 25 के पी पे, इनफैक्ट 21 के पी पे माफ़ कीजिए, तो वो भी ज़्यादा है ना। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि 3 फ्रंट पे होता है, या तो आपका अपना कंट्री ज़्यादा बेहतर हो जाए औरों के मुकाबले, या तो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा ल्योर कर दे कि एफआईज कहीं जाए नहीं, चाहे वो टैक्सेशन के फ्रंट पे रिलीफ दे, चाहे उनके इन्वेस्टमेंट्स के फ्रंट पे रिलीफ दे, एफडीआई के फ्रंट पे रिलीफ दे, या फिर करेंसी के फ्रंट पे रिलीफ दे, किसी भी फ्रंट पे रिलीफ दे। और एक और चीज़, हम सब अभी इसको नोटिस नहीं करते, लेकिन बिजनेस जर्नलिस्ट सबको नोटिस करना चाहिए, उसमें से मैं भी हूँ जो नोटिस जल्दी नहीं करता हूँ। बट हम सबको ध्यान देना चाहिए कि रुपये और डॉलर का जो इक्वेशंस ख़राब हुआ है ना, इसने भी एफआईज को भारत में आने ही नहीं दिया। मान लीजिए वो अगर भारत में रहते और इस तरह से रुपया कमज़ोर नहीं होता तो वो टिके भी रह सकते थे, लेकिन अगर एफआईज गए हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रुपए के कमज़ोर होने का भी है। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को सारा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, बट और भी कई कारण रहे हैं। तो इसी बात से मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये आपके एफआईज वाला क्वेश्चंस को ही, कि 16% पे लॉन्ग है विद नो चेंजेस। 1% का चेंज है वैसे तो एथिकली, 15.5 से 16.5 हो गया, तो मैंने एवरेज में 16 लिखा हुआ है इस पर, और 84% का लॉन्ग है। इसके अलावा अच्छा एक और पॉइंट है जो मेरे से मिस ना हो जाए इंपॉर्टेंट पे, वो है डीआईएस की होल्डिंग। अब डीआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 68% हो गई है म्यूचुअल फंड्स वालों की, ठीक है, वो 68% हो चुकी है। और आप बिलीव मानेंगे, अब तक की ये सबसे अच्छी और सबसे बड़ी है पिछले 1-1.5 साल के अंदर उनकी होल्डिंग। 68% तक वो गए नहीं है, लेकिन डीआईएस 68% तक चले गए। एक और बात भी बताता हूँ, अब सबसे बड़ा रिटेल के बाद कोई अगर दूसरा बड़ा पार्टिसिपेंट है वो डीआईज है भारत के अंदर, और रिटेल से भी बहुत दूर नहीं है। रिटेल की होल्डिंग 71% है, 68 पे आ चुके हैं। अगर रिटेल थोड़ा भी माल अपना छोड़ देगा तो डीआईज सबसे बड़ा प्लेयर हो जाएगा। तो आप ये जो स्टांस चेंज हो रहा है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम स्टांस चेंज हो रहा है। इससे पहले ऐसे होता नहीं था। डीआईज सबसे बड़े होल्डर्स कभी नहीं रहे, डीआईज होल्डर अब बन रहे हैं, और इस मजबूरी में उनको पैसा डालना भी पड़ा, कुछ वैल्यूएशन मिल गई, या जैसा भी समझ लो कि उनके पास 26,000 करोड़ रुपये आ ही रहा है हर महीने का। तो ये बहुत अच्छा साइन है।
मैं बोलूँगा कि आज हम बोल तो रहे हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि एफआईज की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप उसको निगेट नहीं कर सकते, मेरा तो 100% बिलीव है। लेकिन मैं इस चीज़ पे भी बिलीव करता हूँ, जो भी 68% की लॉन्ग पोजीशंस तक हम पहुँचे डीआईज की और इस मार्केट को यहाँ तक खड़ा करके रखा है तो अगले 5 साल अगर भारत में इसी तरह से इन्फ्लोज इंटरनली आ गया ना, तो ये बहुत बड़ा एक पिलर बनेगा। और फिर आप एफआईज की डिपेंडेंस जो अभी करीब करीब मैं मोर देन 50% समझता हूँ, वो घट के करीब करीब 25% से भी कम रह जाएगी। तो ये बहुत अच्छा साइन है डीआईज का। और मैं बोलूँगा इसमें गवर्नमेंट का कम क्रेडिट है और इसमें लोगों का ज़्यादा क्रेडिट है, इसमें लोगों की ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। हम लोगों को, रिटेलर्स को क्रेडिट नहीं देते हैं, गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ में फंस के रह जाते हैं। मैं बोलूँगा इसमें लोगों का ज़्यादा बड़ा क्रेडिट है। लोगों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और आज भी अपने एसआईपी के साथ कंटिन्यूस कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में ट्रस्ट रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। ये अंडर द कवर है, अभी आपको दिखेगा कुछ दिनों में, जब बाजार जब तेज़ चलेगा ना, तब आप तालियां पीटते पीटते नहीं थकेंगे। लेकिन ये अभी तो अंडर द कवर है, लेकिन इनको बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहिए जो डीएस की होल्डिंग अभी 68% के आसपास हो चुकी है। निफ्टी पर आ जाते हैं। लगातार 10 सत्र की बिकवाली और जब से लॉन्च हुआ है निफ्टी तब से ये लॉन्गेस्ट हमने देखा कि दिन के हिसाब से ये बिकवाली के आंकड़े आए हैं। डिम्पी, हालांकि चर्चा ये भी हो रही है कि क्या बाजार अपने बॉटम के आसपास हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आई है, उनको लगता है कि अब बाजार का बॉटम जल्द ही बन जाएगा। आज के लिए आप क्या सलाह देंगे? हालांकि देखिए गिफ्ट निफ्टी संकेत यही दे रहा है कि आज भी प्रेशर के साथ ही खुलेंगे। क्या ये आज गैप के साथ थोड़ा सा अगर खुले नीचे लेने का मौका होगा या फिर अभी अवॉइड करें, लेना तो है ही नहीं अभी? देखिए, आपने 2 क्वेश्चन पूछे कि बाय करना है और बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो दोनों क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। बॉटम एक लेवल पे बनेगा नहीं, बॉटम एक रेंज का बनता है वो रेंज कैसे हो सकती है? वो 22,000 से लेके 21,800 हो सकती है। तो अभी आपको 200-300 पॉइंट का अपना रास्ता खोल के रखना पड़ेगा। बॉटम बनने के लिए एक्सेस की रिपोर्ट नहीं है। इससे पहले गौतम शाह भी आपको बता के गए हैं, इससे पहले रोहित श्रीवास्तव हमारे मेहमान थे, वो बता के गए हैं। इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो आज से करीब 500 पॉइंट ऊपर भी बता रही थी कि मार्केट्स में अब वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी को 500 पॉइंट टूटना पड़ा। ये 22,800 पे भी इस तरह की 1-2 रिपोर्ट्स आई थी कि यहाँ से वैल्यूएशन काफ़ी हेल्दी हो गई है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट्स को 800 पॉइंट निफ्टी के खोने पड़ गए। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में बॉटम एक लेवल पे एक रेंज में बन जाएगा, इसमें अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो आपके मैं फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि क्या बॉटम बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं उसका आधा जवाब ये देता हूँ कि हाँ, फाइटिंग स्पिरिट है बॉटम बनाने की। क्या बॉटम बन गया ये नहीं पता, और ये पता भी नहीं लगेगा। कोई आदमी बोले कि मेरे को पता है तो भाई हमें भी ज़रा भेज दो, हम भी अपना माल प्लस कर लेंगे। फिर एक काम करेंगे, अपना एक मकान बेच के आप पूरा पैसा मार्केट में डाल देंगे, बाजार चलेगा, 1 के 2 मकान हो जाएंगे हमारे भी। तो अगर आपके पास है ऐसा, किसी के पास भी है कि हाँ इस जगह पे बॉटम बनेगा, तो हमें बता देना, हमें भी पता लग जाए। तो मार्केट अभी इफ्स और बट्स के अंदर फंसा हुआ है। कल मान लो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कह दिया, कल मान लो फॉरेन मार्केट्स में कुछ हो गया, कल मान लो डोमेस्टिक मार्केट्स में कोई ऐसी खबर आ गई, देन व्हाट? और ये पॉजिटिव भी हो सकती है बाय द वे, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव बोल रहा हूँ। कल मान लो सरकार जागी, उन्होंने कहा कि हम LTCG के ऊपर कुछ फैसला लेते हैं, चलो हो गया काम, आप खोलेंगे 3% ऊपर, ठीक। तो कहने का मेरे मतलब है कि बॉटम ढूंढना और बॉटम बनने वाली प्रोसेस में भी ना जाए, हाँ वैल्यूएशन पे जरूर जाएं। आपको जमता है तो बाय राइट एंड सिट टाइट वाली जगह पे जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपने पूछा कि बाय करें कि अभी नहीं करें, अब अगर बॉटम बनने वाली प्रोसेस है, तो मैं उसके जवाब के साथ इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है। मेरे को नहीं लगता इस मार्केट में किसी के पास इतना बड़ा पेशेंस होगा कि इस तरह की मार्केट की गिरावट में भी अभी तक उसने पैसे नहीं लगाए होंगे। 100% किसी ना किसी रूप में पैसे लगाए रखे हैं। किसी ने अक्टूबर में लगाए, किसी ने नवंबर में लगाए, किसी ने दिसंबर में लगाए। अति समझदारों ने जनवरी से शुरू किया और अति समझदारों ने फरवरी से शुरू किया, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा पिटे। तो जो बहुत समझदार बन रहे थे मार्केट के अंदर, उनको सबसे ज़्यादा पनिशमेंट कब सबसे कम टाइम में मिली है, 3.5% की, और भी 10 सेशन के अंदर ही। ये 3.5% तो कई बार साल का रिटर्न होता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे 10 सेशन में आ गया 3.5% निफ्टी का टूटना। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाय तो आपको करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी न किसी रूप में अंदर हो गए सिस्टम में। बीच में हमने एक स्टांस चलाया था कि एक्यूमुलेट करते जाओ, जब जब गिरावट आती जाएगी थोड़ा थोड़ा माल लेते रहना। और मैं ये भी मानता हूँ वो भी आपने एग्जॉस्ट कर दिया होगा। और बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलता हूँ, मेरे को कोई ना ही किसी के लल्लो पच्चो करनी है, ना ही मेरे को कुछ प्रूव करना है। मैंने प्रूव कर चुका है जो मैंने करना था लाइफ में अपने, ठीक। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अब आप कुछ मत करो, ना तो बाय करो, ना ही एक्यूमुलेट करो, ना ही सेल करो। आप शांति से बैठ जाओ, जो ले रखा है आपने पहले उसको तो बचा लो।
और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए कैसे, मान लो आपने 4 लॉट 5 लॉट ले रखे हैं, आपका डेली मार्जिन आ रहा है क्योंकि आप तो 2 लाख रुपए लेके निफ्टी ले रहे हो। अब मान लो निफ्टी आपकी टूट गई 700 पॉइंट, तो आपसे ब्रोकर फोन करके बोलेगा सर मार्जिन पूरा करो तो लॉट काटूंगा, तो वो आपको ना रोज का पैसा भी देना पड़ सकता है, बाजार अगर रोज गिर रहा है ना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा बचाओ, नया खरीदने के चक्कर में मत रहो। ठीक है, वैल्यूएशन अच्छी है, मैं भी समझता हूँ यहाँ पे पैसा लगना चाहिए, लेकिन जो लगा हुआ है उसको कैसे करेंगे फिर बॉस, मैनेज कैसे करेंगे? नहीं चला मान लो मेरे से 20 दिन मार्केट, देन व्हाट, तब क्या होगा, है ना? तो ये चीज बहुत बेसिक सी है। 22,000 के मैं लेवल्स पे आके खत्म कर रहा हूँ इसको। 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जिसपे हम आके अभी खड़े हुए हैं। 21,800 से 22,000 के बॉटम बनाने की प्रोसेस है, फाइटिंग स्पिरिट है। 22,200 पे कॉल राइटिंग बहुत जोरदार है। 22,200 पास होते ही आप 200 पॉइंट का गेन और स्पीड से पाओगे, तो 22,400 500 तक इजिली आ जाओगे। तो फिलहाल अब आपका बॉटम हो गया 21,800 एक फर्म वाला, और दूसरा 22,500 ऊपर की रेंज का। फिलहाल इसी 600-700 पॉइंट में अगले आप 4-5 दिन निकालने जा रहे हो, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये नज़रिया निफ्टी पर, लेकिन इसी के साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर कल के सत्र में आउट परफॉर्मेंस दिखा था। निफ्टी तो करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो 130 अंकों की तेजी के साथ 48,300 के लेवल्स के आसपास। और कल क्लोजिंग के शो में भी हमने डिम्पी से चर्चा की थी और उनका मानना था कि 48,300 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल उन्हें नज़र रखनी थी इस लेवल पर। लेकिन अब कौन से लेवल्स पर नज़र रखें, और क्या बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस जो कल दिखा था क्या वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? कौन से लीडर्स होंगे यहाँ पर? ठीक है आशीषा, मैं सिर्फ एक ही मिनट लूंगा इसको बताने में, क्योंकि चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपायरी वाला क्वेश्चन उनको उनसे पता करना है। लेकिन आपने क्योंकि बैंक निफ्टी पूछा है तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कल बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स कवरिंग हुई है, करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। आप ये सोचो 130 पॉइंट बढ़ाने के लिए 7% शॉर्ट्स काटने पड़ गए सिस्टम में। प्रेशर इतना ज़्यादा है कि शॉर्ट्स को हटा दिया, उसके बावजूद भी मार्केट में अंदर पुल बैक नहीं आ रहा। वजह लो द विक्स, कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के अंदर, फियर है, और विक्स भी नहीं हाई हुआ। तो कहने का मेरे मतलब है कि पुश नहीं मिल रहा। दूसरा, अब आप थोड़ा डरे हुए, एक सेगमेंट कल चला, कल पूरा अगर आप सेगमेंट नोटिस करोगे तो बैंक के अलावा कुछ नहीं चल रहा था मेजरली, तो इसलिए बैंक का डाइवर्जेंस आ गया। दूसरा 48,000 इसने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसने बॉटम को बनाया हुआ है, इसका पैनिक बॉटम भी 48,000 है, तो उसने उसको मेंटेन किया हुआ 3 बार। मैंने कल आपको चार्ट भी दिखाया था, 1 2 3 बार में ये ब्रेक नहीं किया, जबकि निफ्टी का भी 3 बार का बॉटम बना था 22,800 पे, लेकिन वहां से उसने क्रैक किया तो 800 पॉइंट की पनिशमेंट मिली। बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया कि 48,000 के ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन किया और थोड़ा ऊपर आके गैप क्रिएट करके रखा हुआ है 200-300 पॉइंट का। कहने को कुछ नहीं होता, बट फिर भी 300 पॉइंट बहुत है आज की डेट में। और ध्यान रखा जाए, अब 100 पॉइंट टूटना, 300 पॉइंट टूटना 3,000 पॉइंट टूटने के बराबर होगा, क्योंकि दर्द इतना होगा, आपकी पूरी हाथों में और पाँव में स्वेलिंग आ चुकी है। हल्की सी उंगली भी रखूंगा ना तो कराएंगे आपको दर्द होगा काफ़ी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम दुखी हैं। अब थोड़ा भी बाजार गिरेगा तो दुख मल्टीप्लाई होके आएगा। बट एनी हाउ लेवल्स के हिसाब से मैं कंप्लीट कर देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर है। सपोर्ट 48,000 का है, थोड़ा नीचे जाएंगे स्विंग के हिसाब से 200-250 पॉइंट हम छोड़ देते हैं, तो 47,900 तक में आके रुक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक पुल बैक 48,500 के बाद 300 पॉइंट जल्दी से आएंगे, 48,800 तक आएंगे। उसके बाद देखेंगे। फिलहाल तो ये लगता है 3-4 दिन में यही रेंज रहेगी। चंदन तापड़िया आज के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सर ये जो एक्सपायरी चेंजेस हुए हैं इस पर थोड़ा आपका एक तो हमको इंटेलिजेंस चाहिए और थोड़ा इंडेक्स पे एक व्यू पॉइंट चाहिए। चंदन सर बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। ये एक्सपायरी का डेट चेंज की है सर, थर्सडे से मंडे कर दिया है। इसके पीछे की वजह टर्नओवर बढ़ाने की है, वॉल्यूम बढ़ाने की है, या कुछ और मंशा भी है सर? चंदन सर, सर नमस्ते। कनेक्ट नहीं है शायद, आई थिंक पीसीआर एक बार वापस कनेक्ट कीजिए। मैं ही यहीं से समझ गया था कि कनेक्ट नहीं है, वो आपको कैसे नहीं जल्दी पता चल रहा? चंदन सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर नमस्ते। सर एक्सपायरी पे आपका टेक चाहिए जो मंडे कर दिया थर्सडे से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, एक सडन जो सर्कुलर आया है उसके तहत एनएससी ने जो उनकी थर्सडे वीकली एंड मंथली एक्सपायरी होती थी उसको चेंज करके मंडे किया है। तो देखिए, एक सडन चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए किया है, क्योंकि बीएससी का जो पहले एक्सपायरी हुआ करता था वो फ्राइडे को होता था, एनएससी का ट्यूसडे होता था। बट रिसेंटली सेंसेक्स का जो वीकली एक्सपायरी वो ट्यूसडे होने लग गया, उसकी वजह से थोड़े वॉल्यूम वहां पे शिफ्ट होने लग गए।
बट अब मंडे होने से कहीं ना कहीं एनएससी को शायद लग रहा होगा कि जो सेंसेक्स की तरफ डेरिवेटिव्स का बिजनेस जा रहा है वो वापस स्टेप अप करने की ट्राई करेंगे। बट चिंता का सवाल ये है कि अब हर दिन खुलते ही आज एक्सपायरी डे है, बट समझ में ये नहीं आएगा कि उस दिन डीके प्रीमियम इतना होके जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए काफी टफ हो जाएगा कि वीक के पहले दिन ऑप्शन राइटिंग करने में कहीं ना कहीं इंट्राडे स्विंग्स बढ़ेंगे, ओवरनाइट पोजीशन बहुत कम होगी, जो भी होगी ऑप्शन स्ट्रेटेजी वाले कैरी करेंगे। उसके अलावा पिछले लगभग 3 से 5 महीने में एल्गो के रूल बेस्ड सेटअप काफी डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि एक तो लोड साइज चेंज हो गई, निफ्टी का 25 से 75, बैंक निफ्टी का 15 to 30, उसके अलावा कुछ एक्सपायरी चेंज हो गई, बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी होती थी वेंसडे को उसको एलिमिनेट किया है। तो इतने सारे चेंजेस से अब बैक टेस्टिंग के डेटा मिलने मुश्किल हो जाएंगे। अभी तक जो निफ्टी के बैक टेस्टिंग डेटा थे वीकली एक्सपायरी के वो थर्सडे थे, अब मंडे होने के बाद सेम डे के बैक टेस्टिंग डेटा होंगे नहीं। तो ये सारे कंसर्न्स हमें रहेंगे और कहीं ना कहीं इनको समझना पड़ेगा कि बाजार कैसे लेते हैं। बट एक बार के लिए थोड़ा अड़चन होगी कि कैसे ही से एक वीक के पहले दिन मार्केट खुला और खुलते एक्सपायरी है, तो उसके बाद के प्रीमियम क्या होंगे या फिर वीकेंड में डीके कितना होगा। यूजुअली हम देखते हैं कि एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ा डीके होता है, बट अब एक्सपायरी से एक दिन पहले तो 2 वीकेंड है, तो मेरे को लग रहा है कि प्रीमियम डिक्लाइन होके खुलेंगे और उसके बाद में इंट्राडे स्विंग होते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी एक बड़ा डायनेमिक होगा और हमारे लिए ये सब चीज एक नई तरह से समझने के लिए होगी बाजार में। चंदन जी, कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से बीएसई पर वॉल्यूम बढ़ रहे थे उसके चलते ही एक दिन पहले ही बल्कि एनएसई ने अपना ये शिफ्ट कर दिया एक्सपायरी का डे। क्या आपको भी लगता है कि ये रीजन हो सकता है? और दूसरी चीज, क्या अब मंडे को लोगों को आदत डालें कि बड़े गैप के साथ गैप डाउन गैप ओपनिंग की शुरुआत निफ्टी की होगी? ऐसी आशंका आपको भी लग रही है? जी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीएसई में लगातार वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं डेरिवेटिव्स के, और बीएसई ने काफी कंट्रीब्यूट किया इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में पिछले साल भर की बात करें, और लगभग 18 से 20% टोटल डेरिवेटिव्स का टर्नओवर होने लग गया यहाँ पे। और उसका रीजन यही था कि उन्होंने फ्राइडे की एक्सपायरी को ट्यूसडे शिफ्ट किया। और तो सबसे पहला तो यही था कि बीएसई में जिस हिसाब से वॉल्यूम जा रहे हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए, उस वॉल्यूम को कैसे वहां पे रिटेन किया जाए एनएसई। और बिल्कुल अब मंडे को गैप अप गैप डाउन की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि डे खुलते ही एक्सपायरी डे, तो मेरे को लग रहा है मंडे बहुत बड़ा वोलेटाइल डे हो जाएगा। पहले मेरे को याद है, आपको बताऊंगा कि थर्सडे हमारा एक मेन डे होता था और सबको मालूम था कि आज थर्सडे है, आज बहुत काम रहेगा, आज हमें बाजार में रहना है। बट अब ऐसा होगा वीक के पहले दिन ही आपका खुला और खुलते ही आपका एक्सपायरी डे हो गया। प्रीमियम कम रहेंगे क्योंकि एक्सपायरी डे है, थीटा के बड़ा होगा क्योंकि खुलते ही पहला दिन एक्सपायरी, उससे पहले वीकेंड है, वीकेंड का रिस्क नहीं रहेगा। तो आई थिंक हमें आदत डाल लेनी चाहिए। बट अगेन अभी तक नहीं मालूम रेगुलेटर और एक्सचेंज क्या क्या बदलाव ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। मार्क टू मार्क मार्जिन कैलकुलेशन का अभी 4-5 दिन पहले एक सर्कुलर आया था, उसमें ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी बदलाव लेके आए हैं। तो काफी बदलाव हो चुके हैं और मेरे हिसाब से ये बदलाव जब होंगे तब जाके यहाँ पे पूरी स्टेबिलिटी होगी। तब तक बाजार में स्विंग ट्रेडर, रूल बेस्ड ट्रेडर, राइटर, बायर, उनके लिए इजी नहीं रहेगा, उनको नई परिस्थिति में अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। कई सारे